नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के हम लोग कुछ लेक्चर्स कर रहे थे। लास्ट में मैंने आपसे बात करी थी न्यूटन फिजिक्स की। फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, हमने इन सब की बात करी। बल, गति, पावर वगैरह से न्यूटन फिजिक्स कहा जाता है। काफी चीजें आपने पढ़ी होंगी, कुछ चीजें आपने मेरे अंदाज से पढ़ी, आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपसे चर्चा करी। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की। इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ग्रेविटेशन भी इज पार्ट ऑफ न्यूटन फिजिक्स। ग्रेविटेशन का जो पूरा सिलेबस है ये भी न्यूटन फिजिक्स का ही पार्ट है, जिसके अंदर न्यूटन के जो फॉर्मूलाज थे, है ना, गति के जो नियम थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, उसी के बेसिस पे यहाँ पर भी काम होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताना चाहूंगा। जैसे मैंने सबसे पहले डेफिनेशन ही ली है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दूसरे पिंड को आकर्षित करने का गुण रखता है। आकर्षित करने का गुण रखता है। आकर्षण का यह गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। Every object in universe have the ability to attract other object. This attraction is known as gravitation. ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। आकर्षण की ये जो एबिलिटी है, यही क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। दोस्तों, क्या है कि मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। आप में, मुझ में, कोई सजीव है, निर्जीव है, डजंट मैटर। जिसमें मास है ना, जिसमें द्रव्यमान है, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी होगा। बस बात इतनी है कि हमें जब गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है तो सिर्फ उन चीजों के लिए होता है जो बड़ी हैं, जिनका मास बहुत ज्यादा है, जिनका मास हजारों लाखों किलो में है। बात समझ रहे? हमारा मास आप देखिए कुछ सैकड़ों में भी नहीं होता है। बात समझ रहे? वहां मतलब कुछ किलो में हमारा मास मतलब खत्म हो जाता है। तो हमें जो ये अट्रैक्शन है ये फील नहीं होता है। बात समझ रहे? पर जब आप बात करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, आकाशीय ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी, जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन होगा। अब देखिए, आकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। बात समझ रहे? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लग रहा है उसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल नाम दे देता हूं। द फोर्स विच एक्ट्स अपॉन ग्रेविटेशन इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। वह बल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण महसूस होता है उसको मैंने क्या कह दिया? गुरुत्वाकर्षण बल कह दिया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें क्या लिखेंगे? दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। भाई, आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो दैट इज पुल, यानी कि खींचना। और खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल ही तो कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषता है। गुरुत्वाकर्षण बल जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है तो उसकी क्या विशेषता होती है? देखिए, मान लीजिए अपन दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ये और एक ये। कोई भी दो वस्तु है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। मास समझ रहे ना, द्रव्यमान। इन दोनों के जो सेंटर हैं, मान लीजिए एक सेंटर को मैं नाम देता हूं O1 और एक को नाम दे देता हूं O2। ये दोनों जो सेंटर है, इन सेंटर के बीच की दूरी है R।
r क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी है। तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पहली बात, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा? इट विल बी, एक मिनट पहले दूसरा भी लिख देता हूं, फिर दूसरा, दोनों साथ में कर लेते हैं फिर। तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो r है ना, दोनों द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए, आई थिंक आपको हिंदी में समझने में, दो शब्द समझने में दिक्कत होगी, बाकी तो आप समझ जाओगे। भाई पहला शब्द तो ये वाला समानुपाती है ना, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल। जैसे अपन लिखते हैं ना, मान लीजिए मैं इसी लाइन को यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने चाहूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपात का मतलब होता है कि जब ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी। दूसरा देखो, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब ये दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/r² लिख दिया जाए, है ना। तो अब इस टोटल फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r²। यही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। बट क्या है, यहां पर प्रोपोर्शन का साइन है ना, यहां पर समानुपात का चिन्ह है। तो समानुपात का चिन्ह जब भी हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं। उस कांस्टेंट का मतलब होता है कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ये कांस्टेंट सभी के लिए एक जैसा काम करेगा। जैसे आप जैसे यहां से कांस्टेंट, यहां से समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर कैपिटल G जो है एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कैपिटल G क्या है? ये कैपिटल G मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर कैपिटल G है गुरुत्वीय स्थिरांक। कैपिटल G यहां पर क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू फिक्स है, G की वैल्यू फिक्स है जो हर जगह काम आएगी, है ना। तो G कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये देखो आपके पास आ गया क्या? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। अगर आपके पास दो मास है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मैंने यही कहा ना, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब कितने बल से आकर्षित करता है ये पता लगाना है, तो क्या करोगे? F बराबर G m1 m2 बटा r²। दो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास मान लीजिए 5 किलो और 2 किलो हो गया। मान लो इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो गई, तो आपके पास m1 m2 भी है, आपके बीच की दूरी r भी आपके पास है, और G तो आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पहली बात तो आपको हमेशा कभी पूछ ले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल आप कैसे बताते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? G m1 m2 बटा r², जहां पर कैपिटल G क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 क्या है? मास है, द्रव्यमान है। और r क्या है? दोनों वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर। बात समझ रहे? ठीक है। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, वो है भार, वेट। देखिए, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर के अंदर ये बात कही थी, जब हम मास की बात कर रहे थे। मैंने कहा था मास अलग चीज है और भार अलग चीज है। देखो भार क्या है, भार की परिभाषा लिखते हैं, एक बार अपन डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, भार एक प्रकार का
एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगता है। देखो दोनों ही एक ही चीज है। अभी मैंने आपको जब ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताया m1 m2 बटा r स्क्वायर वाला, इसमें क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है m1 और m2 दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स बराबर लगा रहे है ना, कम ज्यादा लगा रहे हैं, मतलब खींच रहे एक दूसरे को। जैसे आप पृथ्वी को और चंद्रमा को ले लीजिए, दोनों ही आकृति में विशाल है, हालांकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, बट फिर भी वो भी पृथ्वी के ऊपर अपना ग्रेविटेशन का इफेक्ट डालता है। अब आप पृथ्वी और सूर्य को कंपेयर करें, है ना, पृथ्वी बड़ा है, सूर्य और ज्यादा बड़ा है, बट फिर भी पृथ्वी जो है अपने ग्रेविटेशन को बांध के रखी हुई है। अपने ग्रेविटेशन से पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी सॉलिड लिक्विड गैस है वो सब पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशन के कारण ही बंधा हुआ है। बात समझ रहे? अब इन बड़े बड़े वस्तुओं के मुकाबले आप अपने को देखो, आप है, मैं है, या हमारे जैसे कोई भी छोटे मोटे जानवर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हमारा इन बड़े बड़े ग्रहों उपग्रहों के मुकाबले मास है ही क्या? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हम उन पे क्या प्रभाव डालेंगे, उल्टा वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। यहां पे कुछ स्थिति वही है जैसे कोई एक हाथी है और एक चींटी है। कल को आप कहो कि यार वो चींटी जो है वो हाथी को एकदम अपनी तरफ आकर्षित करके, मतलब पकड़ के नीचे गिरा सकती है। नहीं हो सकता भाई ऐसा, दोनों ही लिविंग बीइंग है। बट ये तो सबको पता है कि हाथी जितना चींटी के लिए खतरनाक है उतना चींटी नहीं है। हाँ ठीक है, वो चींटी वो कान में घुस के हाथी को बहुत ज्यादा वो परेशान कर सकती है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइज की, है ना। आप अपनी बात कर लीजिए, आप हैं और एक चींटी है ना, आप चींटियों पे ज्यादा प्रभाव डालेंगे, आपकी वजह से उनका जीना नहीं जीना डिसाइड होगा। आप चाहे तो एक सेकंड में आपने उनको मार दिया। बात समझ रहे हैं? ऐसा ही पृथ्वी का मामला है। यानी कि आज पृथ्वी पे और मेरे बीच में अगर डिसाइड होगा कि कौन किसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात है पृथ्वी मेरे ऊपर लगा रही है, मेरा लगाना नहीं लगाना तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो बस यही बात यहां पर आती है कि जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और छोटे ऑब्जेक्ट उस बड़े ऑब्जेक्ट के साए में जी रहे हैं, उस साए के अंदर वो उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, तब इन छोटे ऑब्जेक्ट को इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या महसूस होता है? भार महसूस होता है। जब किसी वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो उस वस्तु को महसूस होने वाला ये बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। वापस बोलता हूं, जब भी किसी वस्तु पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो वस्तु को महसूस होने वाला ये बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। जैसे आप देखिए, आप इस पृथ्वी के ऊपर आप एकदम स्थिर हैं, आप खड़े रह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उड़ते रहते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। बात समझ रहे? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसने आपको बांध के रखा है, मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट आपको ग्रेविटेशन फील होता है। ये बल जो है, यही बल आप क्या डिसाइड कर देते हो? भार के नाम से इसको व्यक्त कर देते हो। तो देखो, मैंने जैसा आपको कहा कि F जो है, क्योंकि बल है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। यहां पर F की जगह मैं W लिख दूं, यानी वेट लिख दूं, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां पर मैं M लिख दूं, मास, तो M तो M ही होता है। पर देखिए यहां पर जब त्वरण की बात आती है ना, तो मुझे A नहीं G लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? G लिखना पड़ता है। अब ये G कहां से आया? तो G यहां पर क्या है? G यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो भाई ये कहां से आया अब? ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो बात करें कि ये आया कैसे, आपने कैसे लिख दिया यहां पे। देखो, एक आपको अब याद हो तो मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि आपको मैंने जड़त्व का नियम बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई वस्तु जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर बने रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। अब मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि यार आप जब भी बल लगाते हो ना, चाहे चलती हुई वस्तु हो, चाहे रुकी हुई वस्तु हो,
बल लगाने से उसके अंदर वेलोसिटी चेंज आती है, उसके अंदर चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। उदाहरण ले लो, गाड़ी खड़ी थी, आपने किक मारी, आपने एक्सेलरेशन दिया, है ना, 0, 15, 20, 30, 40, 50, 60, वेग बढ़ रहा है ना, आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है ना। फिर क्या होता है, आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो वापस 90, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। मतलब बल लगाने पर क्या आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते थे, एक्सीलरेशन बोलते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता था, एक्सीलरेशन। क्योंकि बल लगता है तब वहां पर एक्सीलरेशन जरूर पैदा होता है, इसीलिए तो F बराबर ma लिखते हैं अपन, है ना। तो यही बात यहां पर होती है कि साहब जब कभी भी, जैसे पृथ्वी को लेके चलते हैं अपन, पृथ्वी आपके ऊपर जब कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, देन ईच एंड एवरी मोमेंट आपके ऊपर एक एक्सीलरेशन काम करता है, दैट इज कॉल्ड जी स्मॉल जी, जिसे अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में हैं तो आपके ऊपर एनी मोमेंट जो है जी काम कर रहा है। अब भले ही आप स्थिर अवस्था में हैं, बट फिर भी क्योंकि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये जी जरूर काम करेगा। अगर आपको महसूस करना है कि क्या आपके ऊपर ये जी वाकई काम करता है, तो फिर यार आपको कहीं से फ्री फॉल होना पड़ेगा। जैसे आप वो पैरा जंपिंग करते हैं ना, ऊपर आसमान में जाकर आप वो फ्लाइंग सूट पहन के नीचे कूद जाए, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब आप नीचे गिरेंगे तो हर सेकंड आपकी रफ्तार में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आएगा, फिक्स है। एक सेकंड में 9.8, उसके अगले में उसका अगला 9.8, फिर 9.8, मतलब ऐसे लगातार आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, पर हर बार उसका अंतर कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे। इसीलिए हम लिखते हैं कि पृथ्वी के संपर्क में अगर आप हैं तो आपके ऊपर जी कितना काम करेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम करेगा। बात समझ रहे। यही आपका वजन है। जब भी आप वो मशीन पे खड़े होते हैं ना और आपका वजन आता है 60 किलो, तो ठीक है हमने किलो लगा दिया, बट वास्तव में मुझे वहां पे न्यूटन लिखना चाहिए था, क्योंकि वजन जो है वो एक प्रकार का बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। मैंने आपको एक चीज और कही थी, आपका मास कभी नहीं बदलेगा, आप कहीं पर भी चले जाइए, मास नेवर चेंजेस, बट जी कैन चेंज। ये जो जी है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, ये बदल सकता है। जैसे आपने सुना ही होगा, चंद्रमा पर जब आप चले जाते हैं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है वहां पर, इसलिए अगर मनुष्य वहां चला जाता है उसको बड़ा हल्का लगता है। बात समझ रहे। वहां पर वो इतनी लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। इस वजह से आपने अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष के वो फुटेज देखे होंगे जिसमें वो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। तो क्योंकि अब वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग ही नहीं रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लग रहा है तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का सवाल ही नहीं उठता है। जब जी 0 हो जाएगा तो भार भी 0 हो जाएगा, तो अंतरिक्ष में उनको भारहीनता का अनुभव होता है, वो एकदम फ्लोट करते रहते। बात समझ रहे। तो एक बार वापस से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, भार भी दोस्तों एक प्रकार का बल है, और भार आपको जो महसूस होता है उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप किसी भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर हैं तो आपको अपना भार महसूस होगा। भार को आप फॉर्मूला वाइज लिख सकते हैं mg। यहां पर g जो है वो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, और g की वैल्यू फिक्स है। g की वैल्यू फिक्स है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार मैंने एग्जाम्स के अंदर देखा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इक्वल टू 10 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 10। पर जब तक कहा नहीं गया है तब तक आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे। कई बार होता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वो g बराबर 10 लिख देते हैं, है ना, बट जब तक कहा नहीं गया है तब तक आप उसे 9.8 ही लेंगे। क्लियर है। चलो अगली चीज देखिए। देखो यार, मैंने आपको एक बताया g, जिसके अंदर लिखा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जिसको हमने लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक। फिर मैंने लिखा एक स्मॉल g, जिसमें मैंने लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना।
जिसको अपन ने बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या इस कैपिटल जी और स्मॉल जी में कोई रिलेशन है क्या, आपस में कोई संबंध है क्या? ट्राई करते हैं। अगला क्या अपन टॉपिक करने वाले हैं, जी एंड जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। चलो देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो आप, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए अभी। एक बताया F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर, है ना, और एक मैंने आपको बताया F बराबर M डॉट G। अब इसको मैं F लिखूं या W लिखूं, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, भार एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन तो है F बराबर G M1 M2 बराबर R स्क्वायर, और एक इक्वेशन आपके पास अगेन वही F है जो है mg। दोनों कंडीशन में मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैंने आपको, आप देख लो भले, मैंने जब आपको पहली चीज बताई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जब मैंने आपको ये वाला बताया, भार बताया, तब भी मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आप हैं, तो आपके ऊपर पृथ्वी जो बल लगा रही है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाएगा और उसका फॉर्मूला होगा mg। तो कहने का मतलब है एक ही जगह पे दो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे आ गए? ये दो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या है? ये एक ही चीज है। कहने का क्या मतलब है, एक उदाहरण ले अपन। मान लो कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ का मैं मास ले लेता हूं, अर्थ का मास मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल M से, ठीक है। अब आप, मैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अर्थ के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और हमारा मास ले लेते हैं हम स्मॉल m। क्या ले लेते हैं, स्मॉल m, ठीक है। अब देखो, मान लो अर्थ की जो रेडियस है, मतलब केंद्र से केंद्र, भाई अपने ने क्या किया था, आर कैसे निकालते थे, सेंटर टू सेंटर, तो अर्थ के सेंटर से चलना पड़ेगा, अर्थ के सेंटर तक, आपके सेंटर तक आना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं सेंटर अर्थ की रेडियस ले लेता हूं, क्या, आर ई, ओके। अब एक बात सोचो, सबसे पहले तो अपना जो पहला फॉर्मूला था उसके ऊपर ध्यान दो। पहला फॉर्मूला क्या था गुरुत्वाकर्षण बल का, कि साहब दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। दो ऑब्जेक्ट है, हाँ साहब, एक पृथ्वी है और एक मनुष्य है। इनके बीच की दूरी, कि हाँ साहब इनके बीच की दूरी भी है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या मैं पृथ्वी और मनुष्य, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है वो लिख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, आप जरूर ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर G M बटा RE स्क्वायर। क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण का, तो ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट ले लीजिए, गुणनफल ले लीजिए, और उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लीजिए। अब डिस्टेंस के लिए मैंने सीधा रेडियस को ही लिख दिया। अब यार पृथ्वी की रेडियस जो है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6367 किलोमीटर की है। कितनी? 6300। पृथ्वी का सेंटर, जहां आज मैं पृथ्वी के सरफेस पे खड़ा हूं, वहां से 6367 किलोमीटर जाएंगे तब पृथ्वी का सेंटर आएंगे। और मेरा सेंटर ऑलमोस्ट 5 फुट 6 फुट हाइट है, उसका आधा 3 फुट मीटर के अंदर है, मतलब कुछ मायने रखता ही नहीं है। यानी कि पृथ्वी के सेंटर से लेके सरफेस तक जो डिस्टेंस है वही हमारे सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी। ये मीटर वाली तो नेग्लिजिबल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे और पृथ्वी के सेंटर के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना पृथ्वी की रेडियस है। ओके, तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया RE स्क्वायर। अब दूसरी बात देखो, मैंने जो अगली चीज आपको समझाई थी भार वाली, कि यार जब मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं तो मैं कोई थोड़ी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा हूं पूरा, मैं कोई पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ी लगा रहा हूं। टेक्निकली मैं लगाता हूं, बट मेरे गुरुत्वाकर्षण बल की यहां कोई वैल्यू ही नहीं है। वो इतना कम है कि उसका पता ही नहीं चलता है। मुझे इस पृथ्वी पर टिकाने वाला कौन है, वो टिकाने वाला बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि अब ये दूसरा फॉर्मूला काम आएगा कि पृथ्वी मेरे ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। पहला फॉर्मूला था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। दूसरी बात है कि पृथ्वी मेरे ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो मैं इसको F2 कर देता हूं और लिख देता हूं M यानी कि मेरा मास एंड G स्मॉल g यानी कि पृथ्वी का
गुरुत्वीय त्वरण। अब वास्तव में पता है क्या है, हम दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगे या पृथ्वी मेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है भाई। क्यों? जब हम दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तब भी मैं कमजोर हूं, तब भी सारा बल पृथ्वी लगा रही है। मैं पृथ्वी का मास पता नहीं लाखों टन के अंदर लूंगा और मेरा मास जो है मैं सिर्फ कुछ किलो में लूंगा, तब भी मैं नेग्लिजिबल रहूंगा। और दूसरी कंडीशन में मैं कह रहा हूं भाई मेरा कुछ नहीं है, जो लगा रही है पृथ्वी लगा रही है, तो भी वही बात है। अगर आप इनके मात्रक भी निकालोगे ना तो F1 और F2 दोनों का मात्रक एंड ऑफ द डे न्यूटन ही आएगा। बात समझ रहे? न्यूटन ही आएगा यहां से। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे इक्वेशन 1 से ग्रेविटेशन फॉर्मूला लिखूं या इक्वेशन 2 से गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला लिखूं, बात तो एक ही आ रही है ना। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर रख देता हूं। यानी कि इक्वेशन 1 में क्या था, GM बटा RE स्क्वायर बराबर mg स्मॉल mg। अब देखो यहां पर भी छोटा m है और यहां पर भी छोटा m है, m एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया, पीछे बचा G बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटा RE स्क्वायर। बात समझे? अंतिम रूप से क्या आ गया, स्मॉल g विल बी इक्वल टू कैपिटल G M बटा RE स्क्वायर। अब समझ में आया कि ये 9.8 वाली वैल्यू कहां से आई, है ना। कि स्मॉल कैपिटल G अपन को पता है कौन सा, 6.67 इंटू 10 की घात -11। M अपन को पता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट कर रखा है। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने अभी आपको बताई 6367। इन सबको यहां पे रखोगे तो स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे? तो मैंने क्या लिखा था, G और G में संबंध, क्या कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है। G इक्वल टू कैपिटल G इंटू M। M यहां पर क्या है, मास ऑफ अर्थ बटा RE स्क्वायर। RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखो इसका यूज क्या करना है अपन को वो बताता हूं मैं। अभी तो अपन ने फॉर्मूला लिखा GM बटा RE स्क्वायर। यहां पे G क्या है, 6.67 इंटू 10 की घात -11। M यहां पर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, और RE यहां पर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। इससे पता है एक सवाल आता है यार। अब आप देखो कि ये जो स्मॉल g है ये डिपेंड किस पे करता है भाई? डिपेंड हमेशा उस पे करेगा जो लगातार चेंज होता है, जो चीज बदल सकती। अगर कोई चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है तो फिर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण लो, देखो g मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या, 6.67 इंटू 10 की घात -11। अब चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी सवाल हो, क्या g की वैल्यू अपन कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते इसका, क्योंकि ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, कभी बदलेगा नहीं। अब देखो m क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान, और द्रव्यमान तो वैसे ही कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमेशा बराबर रहता है। बात समझ रहे? द्रव्यमान के बारे में अपन ने लाइन ही क्या पढ़ी थी कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहेगा। भार बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं बदल सकता। इसका मतलब है स्मॉल g जो है ना तो कैपिटल G पे निर्भर कर रहा है, ना ही पृथ्वी के मास पे निर्भर कर रहा है। अब बात आते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। क्या पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या त्रिज्या पृथ्वी की बदल सकती है? हाँ बदल सकती है। कैसे? उदाहरण ले, देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसको हम ठीक है अपन जनरली क्या गोल बना देते हैं, पर वास्तव में आपको पता है क्या है, पृथ्वी जो है ना वो अपने जो ध्रुव है ना, ध्रुव जहां पर इसके पोल्स है, वहां पर पृथ्वी जो है ना वो चपटी है, फ्लैट है। वहां पर पृथ्वी कैसी है? फ्लैट है, गोल नहीं है। मतलब पृथ्वी का होना चाहिए था ऐसा ऐसा गोला होना चाहिए था, पर वहां पर पृथ्वी क्या है? फ्लैट है ना। ऑलमोस्ट थोड़ा मैं इसको फैला के बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ये चीज लगती है, कुछ इस तरीके की पृथ्वी, कुछ इस तरीके की लगती, ऊपर से फ्लैट है। बात समझ रहे? इसका मतलब है कि यहां पर तो ये जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो बड़ी होगी, बट यहां पर जब ऊपर जाएंगे तो रेडियस ऑफ पोल्स जो है वो छोटी हो जाएगी भाई, क्योंकि अब ये परफेक्ट सर्कल तो रहा नहीं।
जब सर्कल ही परफेक्ट नहीं रहा तो फिर रेडियस भी चेंज हो जाएगी। वास्तव में क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर समझ जाओगे ना, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी है रेडियस ऑफ पोल्स यानी ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या से। यानी कि आप अगर भूमध्य रेखा पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी के सेंटर से ज्यादा दूरी पर हैं, और अगर आप पोल्स पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी के सेंटर से पास है। भूमध्य रेखा पर खड़े हैं तो पृथ्वी के सेंटर से ज्यादा दूरी पर है, पोल्स पर खड़े हैं तो पृथ्वी के सेंटर के नजदीक है या कम दूरी पर है। बात समझ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की जो रेडियस है इट इज चेंजेबल, ये बदल सकती है। अगर ये बदल सकती है तो हमारा जो जी है वो सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, वो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर जो जी काम करेगा, स्मॉल जी जो काम करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन पृथ्वी पर कहां पर है, आप किस जगह पे खड़े हो। इसके हिसाब से आप पर लगने, क्योंकि आपका ये आर बदल रहा है इसीलिए आपका जी भी बदलेगा, क्योंकि जी डायरेक्टली किसको रिलेट करता है, आर ई स्क्वायर को। एक बार वापस से रिमाइंड करा रहा हूं, हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर रिलेशन निकाला, रिलेशन निकला जी कैपिटल जी इंटू एम बटा आर ई स्क्वायर। फिर हमने देखा कि यार स्मॉल जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पता चला कैपिटल जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट अर्थ का जो रेडियस है ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जी जो है वो अर्थ के रेडियस पर निर्भर करेगा या इस बात पर निर्भर करेगा मनुष्य कहां खड़ा है, वो अर्थ के पोल पे खड़ा है या वो अर्थ के भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे खड़ा है। इसका सवाल आता है, आगे देखो। फिलहाल आपको ये समझ में आ गई बात कि आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पोल, यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी है। ये बात ध्यान में रखना। इससे क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन आता है, एक मनुष्य है जो, ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए साउथ पोल है, एक मनुष्य है जो नॉर्थ पोल पे खड़ा है और एक कोई मनुष्य है वो इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे खड़ा है, 0 डिग्री पे खड़ा है। किस व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा? एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्यक्ति को अपना भार पृथ्वी पर सर्वाधिक कहां महसूस होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क और मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, या सभी जगह बराबर होगा? तो भाई भार जैसे ही आ गया, भार आते ही अपना ध्यान किधर जाता है, जी के ऊपर जाता है, क्योंकि एम तो कभी बदलेगा नहीं ना। बात समझे? और जी किस पे डिपेंड करता है, जी डिपेंड करता है पृथ्वी की त्रिज्या पर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ रही है तो जी कम होगा, और जी कम होगा तो आपका भार भी कम होगा। बात समझ रहे? और पृथ्वी की त्रिज्या अगर घट रही है तो जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो आपका भार भी बढ़ेगा। बात समझ रहे? वापस से लिख देता हूं मैं, देखो भाई, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस भूमध्य रेखा से छोटी या कम है, छोटी या कम है। अब ये छोटी या कम है तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। इसलिए ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिक होगा और मनुष्य को अपना भार अधिक महसूस होगा, अधिक महसूस। बात समझे? इसके पीछे की रेमेडी है। शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो आपको एक लाइन याद रखनी है, ध्रुवों पर
मनुष्य का भार सर्वाधिक होता है ना। भूमध्य रेखा पर मनुष्य का भार न्यूनतम। ऐसा भी लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मनुष्य के भार में वृद्धि होती है। अब आपकी इच्छा है यार, आप कैसे भी याद रखो। आप चाहो तो आप कंसेप्ट से याद करो। कंसेप्ट है ये कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE स्क्वायर। इस वजह से जहां पे रेडियस छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी, तो G वहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब रेडियस ध्रुवों के ऊपर छोटी है तो G का मान ज्यादा हो जाता है। अब क्योंकि G का मान अधिक हो जाता है इसलिए व्यक्ति का भार भी वहां पर अधिक हो जाता है ना। या फिर आप इसको लैंग्वेज में याद करो, ये जो 2 या 3 लाइनें लिखी हैं इससे बाहर कभी सवाल नहीं जाएगा G का। ये सवाल मैंने कई सारे एग्जामों में देखा है, वो सीधा सीधा बोलते हैं यदि कोई मनुष्य भूमध्य रेखा पर खड़ा है तो उसका भार अधिक होगा, कम होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ कर। किसी मनुष्य को अपना भार सर्वाधिक महसूस होता है ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क और मकर रेखा पर, समुद्रों के अंदर, या ऐसा कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके पीछे की रेमेडी ये है जो अभी अपन ने सामने लिखी। ठीक है, चलो अब देखो यार, यहां पर एक चीज और करने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये आप कर लेते हो तो ग्रेविटेशन ऑन मून, ग्रेविटेशन ऑन मून, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे, देखो, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, 6 गुना कम है। या एक और डेफिनेशन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। या इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, G ऑन मून इज इक्वल टू G ऑन अर्थ बट्टा 6। बात समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, G ऑन अर्थ कितना है 9.8 और G और बटा 6 करना है, तो ऑलमोस्ट जो है ना ये 1.3 के इक्वल आ जाता है। 6 कम 6 1.6 के इक्वल आ जाता है, और 3 बचेंगे तो 38, 6 छंग 36, 2 बचेंगे 6 ते 18, 1.63। तो G ऑन मून कितना है, 1.63 है। हमेशा याद रखना, या तो यूं याद रखो कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। अब 6 गुना कम का मतलब क्या होता है, G/6 होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर 9.8 है तो 9.8 के अंदर 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1.63 आएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सिंपल सा है कि चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी पर भार से 6 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, सीधा इफेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको बोला कि कोई व्यक्ति जिसका भार, वेट, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। मैं लिख देता हूं, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर
60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? देखो सीधा भार तो सीधी सीधी क्या है कि जैसे ही वो चंद्रमा पर जाएगा तो इसका कितना 6 गुना घट जाएगा, तो यानी कि चंद्रमा पर उसको कितना महसूस होगा 10 न्यूटन। कितना हल्कापन आ गया, बात समझ रहे? और इसका उल्टा आ जाए कि चंद्रमा पर उसको 10 न्यूटन अनुभव होता है तो पृथ्वी पर उसको उसका 6 गुना अधिक अनुभव होगा। वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है। तो ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, और जनरली मैंने देखा है तो 60 या 120 ही रखते हैं, इसी के कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, 1/6 है। ठीक है, चलो एक और कंसेप्ट बताऊं मैं आपको यहां पे, उसको बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये भी अच्छी चीज है, इसको भी सीख ही लो। एस्केप वेलोसिटी क्या है? देखो आप किसी भी गुरुत्वाकर्षण में, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अपन है, अब यार अपन तो मतलब नॉर्मली तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपन बाहर नहीं निकल सकते, पर अपने जो ये उपग्रह वगैरह हैं, रॉकेट जाते हैं, सैटेलाइट जाते हैं, ये पूरी पृथ्वी को पार करके ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाके फिर कहां जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना? तो पलायन वेग क्या है? वह वेग जिससे चलने पर किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकला जा सकता है, वह पलायन वेग कहलाता है। मतलब ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर आप गए तो वो आप उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, आपको वापस खींचा नहीं जा सकता। अपन रॉकेट छोड़ते ना, अपन उदीवाली वाले रॉकेट, वो उसकी एक लिमिट है, वो ऊपर तक जाता है, उसका वो फ्यूल खत्म हो जाता है, बेचारा वापस ग्रेविटेशन के संपर्क में आके नीचे आके ही गिरता है। आपने कोई पत्थर फेंक तो दिया, पर धीरे धीरे जब उसको ग्रेविटेशन वापस पुल करता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है और वो अंतिम रूप से नीचे आके गिर जाता है। पर आपके जो रॉकेट आपने डिजाइन किए हैं, आपके जो जीएसएलवी पीएसएलवी जो उड़ते हैं, ये क्या करते हैं? इतनी वेलोसिटी से जाते हैं कि अंतिम रूप से इन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना होता ही होता है। तो वो वेलोसिटी कितना मेंटेन करें कि उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए? तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, आगे ही लिख देता हूं यार। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। बात समझे? अगर आपका ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी मेंटेन करता है तो ये जरूर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। मैंने बिल्कुल सही लिखा है, किसी को डाउट हो, किलोमीटर साहब ज्यादा नहीं हो गया, बिल्कुल सही लिखा है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या है? हमारी पृथ्वी का पलायन वेग है। इससे ही ये रॉकेट जो है जब उड़ान भरते हैं इनको मेंटेन करना पड़ता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद के बाहर चले जाते हैं। अब देखिए अगर इन रॉकेट का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा इनकी चर्चा कर ली जाए। देखो कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? देखो पहले तो सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह होता है, ग्रह का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कहलाता है। बात समझ रहे? ऐसा कुछ भी जो क्या करता है, आपका जो ग्रह है, प्लैनेट है, उसके अराउंड रोटेट होता है, उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा लगातार हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। चंद्रमा प्राकृतिक है, नेचुरल है, पर हमने ऐसे कुछ हमारे बनाए हुए उपग्रह हैं जिनको हमने अंतरिक्ष में छोड़ा है और वो लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल देते हैं, कृत्रिम उपग्रह बोल देते हैं।
अब देखिए हमारे पास जो कृत्रिम उपग्रह है ना यार, ये दो तरह के। हमारे पास जो कृत्रिम उपग्रह है ये दो तरह के हैं। एक को अपन बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एक हमारे पास है ध्रुवीय उपग्रह जिनको अपन बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट। क्या फर्क है दोनों? देखो, इन दोनों का जो अर्थ के अराउंड रोटेशन होता है ना, जो पृथ्वी के चारों तरफ इनका जो घूर्णन होता है, इसी के जो इनकी प्रॉपर्टी है उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे देखो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये वाले भूस्थितिक उपग्रह, जिनको आम बोलचाल की भाषा में आप बोल देते हो GSLV। यहाँ पे LV का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल मतलब रॉकेट। GS का मतलब है जियो स्टेशनरी। बात समझ रहे? ऐसे कैसे? इनको आप बोलते हो PSLV। LV अगेन लॉन्चिंग व्हीकल यानी रॉकेट, PS मींस पोलर सैटेलाइट। तो दोनों की क्या खासियत है? देखो, पहले तो जियो स्टेशनरी की बताता हूं मैं। जियो स्टेशनरी क्या करते हैं, वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं हमेशा, यानी कि अराउंड दी इक्वेटर। भाई पृथ्वी ऐसे है ना, बीच में इक्वेटर है बीच में, तो ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं ऐसे। बात समझ रहे? इस तरीके। जबकि पोलर सैटेलाइट क्या करता है, पोल टू पोल चक्कर लगाता है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये पोल टू पोल ऐसे। जियो स्टेशनरी तो ऐसे घूम रहा है, पोलर ऐसे घूम रहा है। क्लियर? दोनों की अपनी अलग अलग खासियत। देखो, इसको मैंने बोला भूस्थितिक स्टेशनरी। इसका मतलब है इसका घूर्णन पृथ्वी के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे अर्थ अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, वैसे ही अर्थ के अराउंड ये भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। अपन इसको क्या करते हैं, इसको एक जगह पे अपन पृथ्वी के सापेक्ष फिक्स कर देते हैं, फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है ये भी घूमता रहता है, ये कहीं हिलता नहीं है। मतलब अगर आज आपको मान लो पृथ्वी से कोई आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिख रहा है, मान लो एक सेकंड का, दिखता नहीं है पर दिख रहा है, तो 365 दिन आपको वो वहीं पे दिखेगा। पर आप ये जानते हैं कि आप पृथ्वी के साथ लगातार घूम रहे हैं, और अगर वो आपको वहीं पर चाहिए तो उसको भी पृथ्वी के साथ लगातार घूमना होगा। बात समझ रहे? तो जियो स्टेशनरी अपन इसको इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा हमको एक ही जगह पे मिलता है जहां पर इसको स्थापित कर दिया है। बात समझ रहे? एक ही जगह पे लगातार घूमता रहेगा। इनका घूर्णन अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है, ये जनरली क्या करते हैं 84 मिनट्स के अंदर, 84 मिनट के अंदर जो है ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं जनरली। ठीक है, कहीं कहीं पे अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं, लगातार रोटेट करते रहते हैं, चाहे पृथ्वी कैसे भी घूमे, ये लगातार पृथ्वी के इस तरह से पोल टू पोल, ऊपर से नीचे ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, कभी भी नहीं रुकते। अगर आपको मान लो कभी एक पोलर सैटेलाइट दिख भी जाए आकाश में, तो आपको एक सेकंड के लिए दिखेगा और फिर वो आपके आगे से ऐसे होके निकल जाएगा। जियो स्टेशनरी दिख रहा है तो वहीं दिखेगा, साल में 365 दिन वहीं दिखेगा। बात समझ रहे? ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के काम अलग अलग है। इन दोनों के क्या है, काम अलग अलग है। इसका मुख्य कार्य संचार है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझते हो? ये जो लाइव प्रसारण होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मैचों का लाइव प्रसारण होता है, इंटरनेट काम करता है आपका, ये जो भी फोन काम करते हैं, सैटेलाइट फोन काम करते हैं, ये सब GSLV के कारण काम करते हैं। यही तो कारण है कि इसको एट ए टाइम यहां पे खड़ा रहना जरूरी है। नहीं तो अगर ये बार बार इधर उधर चला जाएगा तो हम सिग्नल को कनेक्ट कैसे करेंगे? इसीलिए इसका एक जगह पे खड़ा रहना जरूरी है। बात समझ रहे? इसका काम सुदूर संवेदी चित्र लेना है। इसका काम क्या है?
सुदूर संवेदी चित्र लेना, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है ऐसी दुर्लभ जगहें जहां पे मनुष्य नहीं जा सकता, घने जंगल, रेगिस्तान वगैरह, जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती, मनुष्य नहीं पहुंच सकता, वहां पे ये सैटेलाइट पहुंच जाता है और उनके चित्र लेता है, फोटो लेता है। कई बार आपने वो मौसम की जानकारी देखी ना, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर एक बहुत बड़ा तूफान बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में आने वाला है वगैरह, अगले 3 दिनों में भारी बारिश होगी, उपग्रह से प्राप्त चित्र। तो ये कौन से चित्र हैं? ये है। सेना ने आतंकवादी कैंपों का पता लगाया है उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर। इस साल हमारी फसलें इतने हेक्टेयर के अंदर इतनी होंगी, इस बार उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया। ये सारे अनुमान जो लगाए जाते हैं ये यहीं से लगते हैं। बात समझ रहे? तो क्योंकि इसका काम क्या है? फोटो लेना है, इसी वजह से ये क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको एट ए टाइम हमेशा एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। याद रह जाएगा? फिर देखो, इधर लिख देता हूं मैं GSLV और इधर लिख देता हूं मैं PSLV। ठीक है, देखो GSLV जो है, इन्हें पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और बात समझ रहे? पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित करते हैं, जबकि PSLV को 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित। भाई सीधी सी बात है, आपको कम्युनिकेशन करना है तो मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए। जैसे आप बिल्कुल पास में है, छोटा एरिया कवर होगा, थोड़ा दूर गए बड़ा एरिया कवर होगा, थोड़ा और दूर गए बड़ा एरिया कवर होगा। 36,000 किलोमीटर वो मैक्सिमम रेंज है जब आप मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं। और आपको अगर पूरी पृथ्वी को एक साथ कवर करना है तो आपको एट ए टाइम जो है वो 3 सैटेलाइट चाहिएंगे। एट ए टाइम कितने? 3 सैटेलाइट चाहिएंगे, तब कहीं आप पूरी पृथ्वी को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर एक साथ कम्युनिकेशन करना है तो मिनिमम कितने सैटेलाइट चाहिए आपको? 3 सैटेलाइट चाहिए। भाई 120 डिग्री पे अगर 3 सैटेलाइट लगा दिए तो 12 36 360 डिग्री आपका कवर हो गया ना। बस ये वही बात कर रहा है। इसको फोटो लेनी है, तो इसको अपन मिनिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि फोटो क्लियर आए, रेजोल्यूशन ठीक है। बात समझ रहे? तो आपको समझ में आया GSLV क्या करता है, PSLV क्या करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इनका प्रयोग हम संचार के लिए करते हैं। पोलर सैटेलाइट्स जो है इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो रिमोट सेंसिंग यानी कि चित्र लेने के लिए करते हैं। आगे फिर जो ये चित्र होते हैं ये मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कृषि क्षेत्र के अंदर या फिर हमारे डिफेंस के अंदर कई जगहों पर इसका यूज आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर ग्रेविटेशन के बारे में। बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो है इन पे यार कई बार सवाल बन जाते हैं। हम जब नॉर्मल कंपटीशन के लिए साइंस पढ़ते हैं तो यार बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, कई किताबों में भी उलझ जाते हैं। तो उन्होंने इतना सारा कुछ दे रखा है, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों एग्जाम देने का और पढ़ाने का, आप देखना इसमें से ही आगे पीछे घुमा फिरा के सवाल आते हैं। अब बस जैसे मैंने आपको ये सैटेलाइट समझा दिए, अब बस आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, इनसे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज आती है उनको तैयार करना है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर को अपन यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, साइंस के ही। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।